हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, आज फिर मैंने कहा था कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताने की कैसे होता है, तो मैंने वहीं पर लेक्चर को छोड़ा था। सो आज वहीं से हम लोग कैचअप करते हैं। फर्स्ट हमें किस तरह स्टार्ट करना है, मैंने बताया था कि कैसे चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, finding A given that B had already occurred is equals to probability of A intersection B upon probability of B। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना जो हमने लास्ट लेक्चर तक कवर किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हमें ये तो हमें समझ आया। ठीक है, ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है पूरा सेट ए जिसका हर एक एलिमेंट हमें चाहिए। ए का क्या मतलब है? पूरा सेट ए जिसका हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है कि हमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ये पूरा यूनिवर्स है हमारे पास, ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन हो गया? द शेडेड पोर्शन। द शेडेड पोर्शन जैसे जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये सारा पोर्शन जो है कलेक्टिवली इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी, जिसको हम किस तरह पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट बी हैड ऑलरेडी अक्कर्ड, इसका भी फॉर्मूला हम इन्हीं टर्म्स में लिखेंगे। ये किस तरह बनेगा? विच इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी के साथ तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना। ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे सेट में दिखाना होगा कि किस तरह होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किस तरह दिखेगा? मान लीजिए अगेन इस तरह करते हैं, हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है मेरे पास बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब मुझे ये बताना है कि अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन होगा, सबको पता है, जिसको हम ए एंड बी भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो ठीक है, ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए का एलिमेंट कोई नहीं चाहिए। इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होली एंड सोली बी के होंगे। वो पूरा का पूरा कौन सा एलिमेंट होगा? बी होगा। ए का कोई पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये पार्ट जो है एक्सक्लूडेड है इस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है, ये पार्ट एक्सक्लूडेड है। इस पर्टिकुलर पार्ट में भी ए के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए। ए डैश का क्या मतलब होता है? ए का कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन में भी ए के कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं इस सैम्पल स्पेस में देखूँ तो मुझे कौन सी एलिमेंट्स एग्जैक्टली ए डैश इंटरसेक्शन बी में चाहिए? वो मुझे ये वाले एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बी को बिलोंग करते हैं। मतलब अगर ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये ए है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे को कौन सा पोर्शन चाहिए जो इस तरह का बनेगा? सिर्फ एक्सक्लूडेड पोर्शन जो ओनली बी है, ओनली बी पोर्शन जो होगा मेरे को वो चाहिए। तो वो क्या बनाएगा हमारे पास? ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? सिर्फ बी, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको हम बी माइनस ए से भी डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि सारे एलिमेंट्स बी के, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं। स्टिल हम इसको इस तरह डिनोशन देते हैं, बी माइनस ए की डिनोशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 ये एक सेट है ए, बी का है 3 4 5 6 8 10 12 कुछ इस तरह के एलिमेंट्स। अब मुझे क्या बोला? फाइंड बी माइनस ए। तो मुझे क्या करना है? जो एलिमेंट ए में होगा और जो इसमें भी होगा वो नहीं लेना। जैसे 2 इसमें है या नहीं है दैट हार्डली मैटर्स, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो तो कतई नहीं लेने। ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। तो फिर होली बी कौन सा ये जो मैंने एलिमेंट्स काटे ना, जैसे जो मैंने 4 काटा, 6 काटा, 8 काटा, ये कौन से एलिमेंट थे? ये पोर्शन तो ए का ही था, लेकिन वो पोर्शन भी हमें ए इसमें बी में नहीं चाहिए। तो मतलब आप कह सकते हो प्योरली बी सेट कौन सा बनेगा हमारे पास? 3 5 10 और 12। इसको हम डिनोट कर सकते हैं बी माइनस ए से।
तो मेरा आपको यहाँ पर ये समझाने का क्या मोटिव था कि अगर पेपर में कुछ इस तरह आता है कि ये तो खैर इतना टफ तो नहीं आएगा, बट स्टिल आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. Probability of finding A complement given that B had already occurred is equals to probability of A complement intersection B upon probability of B. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फिर, अगर ये सिर्फ इसके बराबर है, किसके बराबर है, तो A इंटरसेक्शन B जो था, ये कौन सा पार्ट था जिसमें से मैंने किसको माइनस किया, A इंटरसेक्शन B को. ये बना मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B को मैं अगर इस तरह भी डिनोट कर सकती हूँ. मैंने क्या समझाया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इसको. मेरे पास दो सेट है, एक A सेट है, एक B सेट है, और ये कॉमन पोर्शन है A एंड B. ठीक है, अब मैंने ये कहा कि मुझे A डैश इंटरसेक्शन B निकालना, मतलब B चाहिए. A डैश क्या हुआ, A नहीं चाहिए. ठीक है, B चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट तो नहीं. A डैश का मतलब A नहीं चाहिए. A नहीं चाहिए तो जो ये पोर्शन है ये तो मैंने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया. फिर मेरे पास कौन सा पोर्शन बच गया, मेरे पास पोर्शन बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ B वाला और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वाला. A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूँ, A इंटरसेक्शन B में तो A इसका पार्ट आ रहा है ना, A का पार्ट स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसको कैसे मैं एक्सक्लूड कर सकती हूँ. अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को ही माइनस कर दूँ तो मेरे पास होली एंड सोली B ही रह जाएगा ना. मेरे को A से कुछ A नहीं चाहिए तो A को भी निकाल दिया, इस पोर्शन को भी जब निकाल दिया, ये कॉमन पोर्शन को भी जब निकाल दिया, तो मेरे पास कौन सा पोर्शन बचा, मेरे पास सिर्फ B बचा, और वही रिप्लेस करेगा किसको, इसको. तो इसका मतलब probability of A dash intersection B is equals to probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी. चलें एक फॉर्मूला और करते हैं. ठीक है, जैसे है मेरे पास probability of A complement upon B complement, इसको किस तरह निकालना है. पेपर में इतना सिंपल तो नहीं आए, ऐसा तो नहीं है ना सीधा ऐसे दे दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंडिंग ए B हैड ऑलरेडी अकर्ड. आएगा इजी ही, बट स्टिल यू नेवर नो क्या हो जाए. ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे, इनमें हार्डली 1 और 2 स्टेप की कैलकुलेशन होती है. सो वाई टू लूज़ दैट मार्क. ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश. प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको समझ जाना चाहिए, जैसे एक A सेट है, एक ये सेट है, ये पूरा सैम्पल स्पेस है मेरे पास. ठीक ये मेरे पास पूरा सैम्पल स्पेस है, ये A है. B डैश का क्या मतलब, B का कुछ भी नहीं, B का कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए B का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए. ठीक है, B का कोई भी एलिमेंट नहीं, छोड़ दो, ये कुछ नहीं चाहिए. B इसमें आ रहा है, ये भी हम छोड़ देंगे. A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसको कैसे निकालेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का, जो मैंने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आपको करवाया था, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला था वो कुछ. ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को इसके साथ जोड़ूँ तो ये मुझे क्या देगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. कैसे, A डैश का क्या मतलब है, A डैश नहीं चाहिए, मतलब A के एलिमेंट्स हमें चाहिए. A डैश का मतलब अगर A कोई सेट है तो हमें A डैश का क्या मतलब है, हमें A का कुछ भी नहीं चाहिए, A का कुछ भी नहीं ना चाहिए, A डैश का कुछ भी नहीं चाहिए. तो इसका क्या मतलब है, A यूनियन मतलब B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश का सिंपली मीनिंग है A यूनियन B. ठीक है, आपने इस तरह ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि ये कैसे बनता है. अगर ये इस तरह है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये भी जब हम इस तरह वेन डायग्राम करेंगे, बनाएंगे, आप लोग आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि ये कैसे बनता है फॉर्मूला. ठीक है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मतलब है ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, इसको एक्सक्लूड कर दो टोटली, इसको टोटली एक्सक्लूड कर दिया. अगर मैं इसी की फिर से बात करूं, A डैश इंटरसेक्शन B का ये मतलब है A इंटरसेक्शन B था ना, ये A डैश इंटरसेक्शन B डैश का होल कॉम्प्लीमेंट ले लूँगी, मतलब ये पोर्शन छोड़ के सारा, ये पोर्शन छोड़ के सारा क्या बनता है, A
ए सेट बनता है, यहाँ पे बी सेट बनता है, और टोटल कितना होता है 1। उसमें से हमने इस दोनों की यूनियन माइनस कर देनी, क्योंकि फिर हमारे पास एक ए ही सेट बचता है और बी सेट बचता है। इन दोनों की यूनियन होल में से माइनस कर देंगे तो हमें इसका पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये निकल आएगा हमारे पास। आई होप आपको अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसी के ऊपर ना इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर एक आप करना। अगर दे दिया गया हो इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू रख लो 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, बोल दिया गया मान लो जो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी रखो फ़िलहाल इसमें। एक ये दे दिया मेरे को, फिर मेरे को कह दिया फाइंड ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दे दिया, फिर दे दिया ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो फॉर्मूलाज मैंने पीछे डिराइव करवाए एक दो, अब आपको इसमें से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे को क्या दिया गया, मुझे पहला पार्ट निकालना है, क्या दिया फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मतलब कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी। ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये कैसे आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब करेंगे 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3, ये बनेगा हमारे पास 2/5। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2/5। अब इसके जो अबव वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके बराबर, अभी मैंने पीछे लास्ट बताया आपको, ये होता है हमेशा याद रखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है। ए यूनियन बी आपको गिवन है, उसी तरह 1 माइनस 5/6। अब इसको करो 1/6 इंटू 1/6 इंटू ये बन गया चाहिए 5/12। ठीक है, अब आप ये सोचें कि मैंने पीछे फॉर्मूलाज आपको क्यों लास्ट लेक्चर में छोड़े थे, क्योंकि मुझे ये समझाना था कि इन इंटरसेक्शन वाले फार्मूलाज से हम यूनियन में या हम उनको एज़ पर क्वेश्चन किस तरह हम उनको फार्मूलाज को आगे पीछे करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जैसे दूसरा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अभी निकाला हमने ऊपर, अभी हमने इसको ऊपर निकाला, इसको मैं लिख लेती हूँ फॉर्मूला को, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं फिर से समझाती हूँ ये कैसे आया, ये इधर किस तरह आया, इसने इसको कैसे रिप्लेस किया। ए है, ये दूसरा सेट है बी, ठीक है, ये बी है, ये ए है। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है कि बी का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, जो कॉमन पार्ट में एलिमेंट है वो भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें पूरी तरह से ए एलिमेंट चाहिए, तो हम इसको इससे नहीं लिख सकते। अगर मैं तो पूरे ए में से इंक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को भी मैं माइनस कर दूँ तभी तो मेरे पास ये आएगा ना। आई होप अब आपको समझ आया होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके साथ भी है, नो, ये सिर्फ पर्टिकुलरली इसके साथ है, हमें इसी का एलिमेंट नहीं चाहिए। तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस। इसको कैसे निकालेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी हुई है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/6 2/3 प्लस 3/5 माइनस, अब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसे सॉल्व कर लें, आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, ये क्या देगा हमें 5/6 माइनस 2/3 माइनस 3/5। ठीक है, आप इसको कर लें 5 3 15 6। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा आप इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद अब इक्वेशन आप देख करके लाना। इफ़ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, फिर से यही वैल्यू रखते हैं चलें, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5/6. फाइंड probability of A intersection B, probability of A, find that it's that B had already occurred, and probability of B upon A. आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो बताइएगा, ठीक है। अब जी, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें सब स्टूडेंट्स ने कहा कि 100 वो जो वैल्यू है दैट कांट बी ग्रेटर देन 1, एंड वो मुझसे उसको 100 से डिवाइड करना रिज़ल्ट का स्किप हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप सब स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को नोटिस किया। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। एंड विद दिस हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेयस थ्योरम, एंड बेयस थ्योरम इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आप अपना ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दें, अगर नहीं समझ आता तो आप बता दें मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर सेशन।